हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री दोनों में ही देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर हम प्रिसाइजली क्लासेस की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर ओल्ड सिलेबस और बैचलर ऑफ फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर में ये हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि वो क्या हैं, कैसे हैं, उनकी आइडियल प्रॉपर्टीज, उनके क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो एक लाइन में एकदम आसान से, क्योंकि ये ऐसा टर्म है कि हमने कभी ना कभी इसको जरूर सुना होगा, अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर जितने भी या आपके अंदर जितनी भी चेतनाएं हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस, और जितने भी संवेदनाएं हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे कि सेंसेशंस, या आपको गर्म लग रहा है या आपके अंदर दुख है, दर्द है, ऐसी कोई भी फीलिंग है, ये सभी फीलिंग्स को ये दूर कर देता है, गायब कर देता है थोड़ी देर के लिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जनरल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। जनरल एनेस्थेटिक्स का अगर काम देखा जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे शरीर का, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारे शरीर का ड्राइवर है। हम जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, जो भी कुछ कराता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करा रहा होता है। इसका डिप्रेशन कर देते हैं। इसका डिप्रेशन, या इसको आप कह सकते हैं इसकी एक्टिविटी को डिप्रेस करके वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि लॉस ऑफ चेतना। आपके शरीर की जो भी चेतनाएं हैं, दुख है, दर्द है, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, या जो आपकी मेमोरी है, इन सभी चीज़ों का डिप्रेशन जो है वो कॉज कर देता है। अगर हम लोग कहें कि जब हर प्रकार के सेंसेशंस, यानी कि कोई भी चीज़ जो आप फील करते हैं, जैसे दर्द है, कहीं पर आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हैं, सब चीज़ का अगर एब्सोल्यूट लॉस हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया कहते हैं। और जो एजेंट्स ये एनेस्थीसिया की कंडीशन को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? जनरल एनेस्थेटिक्स के रूप में कहेंगे। जनरल एनेस्थीसिया की को और प्रिसाइजली समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कंट्रोल इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में एनेस्थीसिया दे दें कि जो सीएनएस का डिप्रेशन आप कॉज कर रहे हो वो लंबे समय तक हो जाए, यानी वो व्यक्ति वापस ही ना आ पाए और उसी डिप्रेशन में ही रह जाए, यानी उसकी काफ़ी जो सेंसेस है वो हमेशा के लिए लॉस हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम डिप्रेशन करते हैं सीएनएस की एक्टिविटीज़ का, वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि कुछ समय बाद जितनी देर की आवश्यकता है उसको क्या नाम है, सीएनएस को डिप्रेस करने की या सेंसेशन को खुआने की, उतनी देर आपने तो उसको खुला लिया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है, जब समय पूरा हो गया, जो आप कार्य कर रहे थे, हो सकता है कि कई बार किसी भयंकर चोट या किसी सर्जरी के दौरान अगर आपने किसी को एनेस्थीसिया दिया है, तो उस सर्जरी के पूरा हो जाने के बाद उसकी सभी प्रकार की चेतनाएं, सभी प्रकार की संवेदनाएं, सभी प्रकार की फीलिंग उसकी वापस आ जानी चाहिए। ये है हमारा जनरल एनेस्थीसिया का मेन पर्पस। और साथ ही साथ जब रिवर्सिबल डिप्रेशन करते हैं तभी जो है हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो और वापस सारे लॉस ऑफ जितने भी सेंसेशन का लॉस हुआ है वो उसे वापस मिल जाने चाहिए कुछ समय के बाद। अगर देखा जाए तो जनरल एनेस्थीसिया किस लिए यूज़ हो रहे हैं या इनका बेसिकली ये करते क्या हैं, तो ये एनाल्जेसिया कॉज करते हैं। एनाल्जेसिया का मतलब है कि जो भी आपको दर्द है, किसी भी तरीके का दर्द है, चोट के लगा हुआ दर्द है या सर्जरी से होने वाला दर्द है, इनसे आपको मुक्ति देते हैं थोड़ी देर के लिए। जितनी देर तक इनका असर रहेगा आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का दर्द जो है वो पता नहीं चलेगा। दूसरा एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी। थोड़ी देर के लिए आपकी मेमोरी जो है वो गायब हो जाएगी। जैसे कि कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन इत्यादि होता है तो उसे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और उस समय क्या उसके शरीर के साथ हुआ, अगर जनरल एनेस्थीसिया अपना काम कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि उसकी सर्जरी किस प्रकार से हुई और क्या क्या साथ उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। तो थोड़ी देर के लिए उसकी मेमोरी का लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हम कह ही रहे हैं कि जो भी आपकी चेतना है, संवेदना है, वो पूरी तरीके से उस समय तक खो जाएगी। और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होंगे। जो हमारी मसल्स हैं, चाहे वो वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री, तो इनवॉलेंट्री तो अपना काम करती रहेंगी, जैसे कि आपके हार्ट की मसल्स हैं, ये सब अपना काम करते हैं। कि बाकी मसल्स जो हैं, जहाँ पे आपको, जैसे कि आपके हाथ की मसल है, पैर की मसल है, कई बार अपना लोग जकड़ लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, और दर्द इत्यादि में ऑपरेशन करते समय दिक्कत आ सकती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ ऑटोनोमिक और सेंसरी रिफ्लेक्सेस जो हैं, इनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि सिंपल, अगर हम अपनी चेतना संवेदना में हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो अगर हमें कोई गर्म चीज़ अगर हमारे हाथ से टच होगी तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेते हैं।
करते हैं। और अगर आप किसी को ऑपरेशन करने जा रहे हैं और आप चीरा लगा रहे हैं तो सोचिए कितना तेज दर्द होगा, वो तुरंत अपना हाथ पैर मोड़ लेगा और ऐसे में हो सकता है कि ऑपरेशन सही से ना हो पाए। तो हम सारे जो ऑटोनॉमिक या सेंसरी जितने भी प्रकार के रिफ्लेक्सेस हैं, इन सब का भी डिप्रेशन जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जनरल एनेस्थीसिया, अगर इसका यूज़ देखा जाए या एप्लीकेशन देखा जाए तो जनरली ये सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ किए जाते हैं। कोई भी प्रकार की सर्जरी है, जैसे आजकल तो लोकल एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर छोटी मोटी सर्जरी है, जैसे माउथ की सर्जरी है, दांत वात निकाल रहे हैं, रूट कैनाल कर रहे हैं, या हाथ वगैरह टूट गया है उस समय, तो जहाँ पे सर्जरी करते हैं उसके हिसाब से ही कुछ अंगों को ही हम लोग आजकल एनेस्थीसिया में जाते हैं। लेकिन जब बड़ी सर्जरी होती है तब हम जनरल एनेस्थीसिया का काम जो है वो लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके साथ ही साथ ये जो जनरल एनेस्थीसिया है कई बार कुछ पेन सेंसेशंस को एबॉलिश करने के लिए, यानी उसको दबाने के लिए, जो दर्द है उसको दबाने के लिए, और कई बार जानबूझ करके कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा बड़बड़ा रहा है या अपने बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं है, ऐसी कंडीशंस में भी कई बार जो है उसको शांति करने के लिए, उसके सीएनएस को शांत करने के लिए भी इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर एनेस्थीसिया के बारे में देखा जाए तो जब हम किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया देते हैं, खास करके जनरल एनेस्थीसिया, तो वो 4 स्टेजेस में जा करके एनेस्थीसिया की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है। ये स्टेजेस जो है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 के नाम से जानी जाती है। स्टेज 1 को हम एनाल्जेसिया भी कह सकते हैं। इस कंडीशन में जो व्यक्ति है उसके पेन सेंसेशंस जाने लगते हैं, यानी उसको किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या उसको कोई भी दर्द इत्यादि जो है उस समय पता नहीं चलता, और उसको सोने की फीलिंग आती है, यानी कि उसको नींद जैसे आने लगता है, वो थोड़ा सा नींद में जाने लगता है, सिपड़ी उसकी कंडीशन आने लगती है, क्योंकि कार्टिकल जो है वो डिफ्रेशन यहाँ पर हो रहा होता है। स्टेज 2 की बात करें तो इसे डेल्यूब्रियम कहते हैं। डेल्यूब्रियम मतलब कह सकते हैं आप भ्रम की स्थिति प्रोड्यूस होना। भ्रम की स्थिति जैसे कई बार आप देखते होंगे आसपास आपके कुछ लोग जो हैं वो कुछ नशा पत्ती कर लें, अगर जैसे कि खास करके कई बार लोग शराब इत्यादि ज़्यादा पी लेते हैं तो वो कुछ भी बोलने लगते हैं, उनके अंदर ढेर सारा एक्साइटमेंट है, कुछ भी उठा के फेंक दिया, कुछ भी इधर उधर शोर मचाने लगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गई, ताकत आ जाती है कई बार ऐसा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होगा क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति प्रोड्यूस हो रही है। डेल्यूब्रियम मतलब है कन्फ्यूजन, या आप कह सकते हैं भ्रम की स्थिति प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ करने लगता है, हाथ पैर पटकना या कुछ भी बड़बड़ाना, कुछ भी बोलने लगता है, और ये थोड़ी देर के लिए ऐसा कंडीशन आती है, दैट इज नोन एज स्टेज 2। और इस कंडीशन में रिस्पायरेशन जो है वो इरेगुलर होता है, यानी तेज तेज वो सांस ले रहा है, बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हार्ट बीट इत्यादि सब कुछ बढ़ी हुई है, क्योंकि वो अब ना चाहते हुए भी उसके कंसंट्रेशन जो है वो जा रही है, इस वजह से ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही। इसके बाद आती है हमारी स्टेज 3। स्टेज 3 जो है जिसे हम सर्जिकल एनेस्थीसिया के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में उसको आप कह सकते हैं सभी प्रकार के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो चले गए हैं, सभी प्रकार की संवेदना, चेतना सब कुछ लॉस हो चुकी है, और यहाँ पर रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर सब कुछ मेंटेन रहता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में उसको किसी प्रकार का कोई दर्द इत्यादि पता नहीं चलता। और इसी कंडीशन में ही जो स्टेज 3 है, इसी कंडीशन में हम लोग सर्जरी जो है परफॉर्म करते हैं। अब आती है स्टेज 4। अगर किसी व्यक्ति को कंट्रोल वे में एनेस्थीसिया नहीं दी गई और ज़्यादा दे दिया गया या ज़्यादा समय तक के लिए दे दिया गया, तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, स्टेज 4 आ सकता है, जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस। ये कंडीशन क्या है कि अब चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या होगा, जो रिस्पायरेटरी है और जो सर्कुलेटरी जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरीके से फेल कर जाएंगे, व्यक्ति मृत्यु की तरफ पहुंचने लगेगा, क्योंकि इसके वाइटल जो मेडुला और ब्रेन सेंटर्स हैं सब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बीपी इत्यादि फॉल हो जाती है, रिस्पायरेटरी फेल्योर शुरू हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी फेल्योर एंड सर्कुलेटरी फेल्योर सब कुछ होने लगता है, और हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। और ऐसी कंडीशन को हम क्या कह जाते हैं, मेडुलरी पैरालिसिस। इसीलिए जनरल एनेस्थीसिया जब भी दिया जाता है तो एक एनेस्थेटिक डॉक्टर्स के प्रेजेंस में देते हैं, ताकि वो व्यक्ति केवल सर्जिकल एनेस्थीसिया के स्टेज तक रहे, वो स्टेज 4 तक ना पहुँच पाए। अब बात करते हैं आइडियल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि एनेस्थीसिया अभी हमने कहा, जैसे देखा कि अगर स्टेज 4 में चला जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए एनेस्थीसिया की कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं, या अगर ये जो आने वाली प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर जो एनेस्थीसिया ये प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है उसे हम आइडियल एनेस्थेटिक्स कह सकते हैं। पहली बात ये है कि जो हमारा एनेस्थीसिया होगा या एनेस्थेटिक एजेंट जो होगा वो कंप्लीट सेंस की लॉस करेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा से बहुत सेंस का लॉस है, थोड़ा बहुत है, चल भी रहा है,
तो ऐसे कंडीशन में सही उसको नहीं माना जाएगा। पूरी तरीके से पेन लॉस करे, ऐसा नहीं कि कोई भी दर्द का कोई सेंसेशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और टेम्पररी एमनेशिया होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही मेमोरी लॉस हो या थोड़ी देर के लिए उसको नींद आए, ज़्यादा समय के लिए ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये स्मूथ और रैपिड इफेक्ट शो करना चाहिए, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमारी सर्जरी जो है वो 2 घंटे की है, तो ये 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए अपना एक्शन शो करे और उसके बाद वापस से रिवर्स में वो व्यक्ति अपने होश में आ जाए और सारी चीज़ें जो पहले नॉर्मल थी वैसे के वैसे रहे। स्मूथ मतलब आराम से स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 पहुंच जाए वो, और उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, और तुरंत इफेक्ट शो करे। मतलब अभी दिया है और 4 दिन बाद उसका इफेक्ट शो करेगा तो भी तो दिक्कत है, इसीलिए उसको समय पर अपना इफेक्ट शो करना चाहिए। नेक्स्ट, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं इनका जो है उसको ब्लॉकेज करना है, इनका उसको रोकना है, और साथ ही साथ जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका भी रिलैक्सेशन करना है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स की वजह से मजबूती आती है शरीर में, और अगर ये इनका भी रिलैक्सेशन होगा तभी जो है वो जो डिजायर आपके इफेक्ट्स हैं वो आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये पोटेंट होना चाहिए एट लो डोजेज। लो डोजेज मतलब कि कम डोज में ही अपना काम करे, ऐसा नहीं कि अब कई किलो उसको खिलाना पड़ रहा है। भाई कुछ mls में आप कह सकते हैं, कुछ मिलीग्राम में ही इसको अपना एक्शन जो है वो शो करना है। साथ ही साथ ये जो भी व्यक्ति इसको यूज़ किया गया, जिसके ऊपर इसको यूज़ किया गया, वो आसानी से वापस से अपने सभी सेंसेस को प्राप्त कर ले और किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, क्योंकि हम CNS के ऊपर इफेक्ट डलवा रहे हैं तो कोई साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि बहुत लंबा इसका थेरेपेटिक इंडेक्स होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ों में तो यूज़ कर पाएंगे, कुछ जगहों पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, और सेफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्टेज 4 में जा रहा हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि क्लोरोफॉर्म लिया और उसको सुखा दिया और फिर वो बेहोश हो गया, और कई बार ऐसी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि ज़्यादा सुंघा दिया तो वो मर गया। तो भैया ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्लोरोफॉर्म वगैरह बहुत पुराने ज़माने में कई बार सर्जरी इत्यादि के लिए हम लोग यूज़ करते थे, बट अब जनरली उसका प्रयोग अब नहीं किया जाता है। शुड नॉट शो एनी इंटरेक्शंस और एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि जब हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं तो जो हमारे क्या नाम है एनेस्थीसिया है, उसके साथ हम कई सारी अलग केमिकल्स या ड्रग्स का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हमारे एनेस्थीसिया का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट उसको नहीं दिखाना चाहिए। जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया है वो कई बार इंजेक्शन के रूप में या गैसेस के रूप में हम उसे देते हैं, तो किसी प्रकार का कोई इरिटेशन उसको कॉज नहीं करना चाहिए, आसानी से हम उसे दे पाएँ पेशेंट को, ये बात बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अब क्योंकि गैसेस रूप में है या इंजेक्शन के फॉर्म में है, कई बार जो हम इस तरीके से उसको जब दे रहे हैं तो उसका ऑर्डर और टेस्ट अगर मुंह के अंदर जा रहा है, नाक के अंदर जा रहा है, तो उसका जो टेस्ट है, जो ऑर्डर है वो अच्छा होना चाहिए, एग्रीबेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट को कहे कि अरे कितना बदबू कर रहा है, इसको दूर हटाओ, हम इसको लेंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करना चाहिए, और पेशेंट को नौजिया या वॉमिटिंग नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन थिएटर में उसने वॉमिट कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे इनहेशनल एनेस्थेटिक्स होते हैं, यानी कि जो गैसियस फॉर्म में है, वो इस प्रकार की गैसेज ना हो कि आसपास के इलेक्ट्रिक चीज़ों के साथ या कई बार प्रोसीजर्स के दौरान कुछ हीटर्स इत्यादि का प्रयोग हम करें तो वो आग पकड़ ले या वहाँ पे वो एक्सप्लोजिव के तरीके से काम करे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात जो है, जो हमारे आइडियल एनेस्थेटिक्स की प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसे ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसको किसी और ड्रग्स के साथ, या जो हम उसके साथ जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उनके साथ उनको नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और महंगा नहीं होना चाहिए। अब तो ये 10 बातें मेनली हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ किताबों में ज़रूर मिलेंगी आपको, बट मैं बेसिक जो 10 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और एक खास बात जो है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि मार्केट में जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स अवेलेबल हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स, उन सब में ऐसा नहीं है कि ये 10 की 10 बातें सब फॉलो करते हो। कुछ में कुछ है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कई बार कुछ आइडियल एनेस्थेटिक्स को बनाने के लिए डिफरेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स को एक साथ कम्बिनेशन में लेते हैं, ताकि कि आइडियल जो जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोड्यूस की जा सके। किसी का साइड इफेक्ट दूसरे के लिए अच्छा इफेक्ट बन जाता है और एक दूसरे को वो काउंटर एक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एंटासिड्स के केस में देखा था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एनेस्थेटिक्स का भी हम लोग कम्बिनेशन इत्यादि जो है वो यूज़ करते हैं।
आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स की। तो जनरल एनेस्थेटिक्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि किस रूट से हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और दूसरा, जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लें तो हम उनके केमिकल नेचर के ऊपर भी उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो कुछ जगहों पर जनरली क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेसिया का केवल दो तरीके से मिलता है। एक इनहेलेशनल, जिनको हम लोग गैसेस फॉर्म में सूंघ करके ले सकते हैं या गैसेस फॉर्म में जिनको लेते हैं, और दूसरा है हमारा या इनहेल कर सकते हैं जिनको अंदर की तरफ माउथ या नाक से, और दूसरा इंट्रावेनस, जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस के रूप में हम लोग जिनको ले सकते हैं। तीसरा एक और है जो कि बेसल रूप से भी जिनको हम लोग लिया जा सकता है। बात करें इनहेलेशनल की तो इन्हें हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशंस, दैट इज गैसियस हैं कि वो वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, वोलाटाइल लिक्विड्स हैं या गैस हैं। तो गैस के एग्जांपल्स हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, हमारा साइक्लोप्रोपेनोन है। ये दो एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं जो कि इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स की बात करें तो इसमें भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हैं, जैसे एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, अब ये बहुत कम यूज़ होता है, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इन्फ्लुरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, ये सब जो ड्रग्स हैं ये सब के सब हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही साथ कुछ हैं ईथर्स, जैसे कि डिसल्फरेन है, हमारा डाईथाइल ईथर है, विनाइल ईथर्स हैं। ये सब जो हैं वो हमारे ईथर कंटेनिंग वोलाटाइल लिक्विड्स हैं और एज अ जनरल एनेस्थेटिक्स यूज होते हैं। कुछ एल्कोहल्स जैसे कि ट्राइक्लोरोइथेनॉल, इसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं, बट क्योंकि एल्कोहल ग्रुप है यहाँ पे इसलिए अलग एग्जांपल में इसको लिख लिया। दैट इज ट्राइक्लोरोइथेनॉल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एल्कोहल, जो कि हमारा वोलाटाइल लिक्विड्स के रूप में इनहेलेशनल हमारे जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज़ किया जाता है। दूसरा हमारा इंट्रावेनस, इंट्रावेनस को भी हम लोग दो पार्ट्स में बात कर सकते हैं। इंट्रावेनस में जो सबसे फेमस क्लास है वो है हमारी बार्बिचुरेट्स की। बार्बिचुरेट क्लास के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि मिथोएक्सिटल है, थियोपेंटल सोडियम है, हेक्सोबार्बिटल है, या बार्बिटल क्लास के और भी जो ड्रग्स हैं वो बार्बिचुरेट्स जो हैं इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कुछ अदर भी हैं जो कि जिनकी केमिस्ट्री अलग अलग है, जैसे कि मिडाजोलाम है जो कि एक बेंजोडाइजापीन है, कीटामीन HCl है, आपके सिलेबस में है ये, जो कि एक फेनसाइक्लिडीन का डेरिवेटिव है। मॉर्फिन और मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के अंतर्गत आते हैं, वो सब के सब भी जनरल एनेस्थेटिक्स में जनरली यूज़ किए जा सकते हैं। प्रेगेनोलोन है जो कि हमारा स्टेरॉयड है, स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। एजीपेक्सोरॉल है जो कि हमारा अल्फा-2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट के तरीके से यूज़ किया जाता है। और प्रोफोफल है जिसकी और इस तरीके के और भी एग्जांपल्स हैं जो कि अदर केमिकल मॉइटीज़ के अंतर्गत आ सकते हैं। बात करें बेसल में तो हमारे जो बेसल जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फेंटाइल सिट्रेट है, ये भी कई बार इंट्रावेनसली दिया जा सकता है। और हमारा पैराल्डिहाइड है, ये जो कि बेसल जनरल एनेस्थेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट। और इसको आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये एक जगह पर लिखने की कोशिश किया मैंने। इस तरीके से अगर आप लिखें तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर भी अच्छे मिलते हैं, याद करने में आसान रहता है। आधे पन्ने में ही हमने सब कुछ यहाँ पर एक जगह लिखने की कोशिश की है, और इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स इत्यादि जो हैं वो इसके डाल सकते हैं और इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और केमिकल नेचर पर आप इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने जनरल एनेस्थेटिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स इत्यादि को देखा। अगर इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सिलेबस के हिसाब से जो ड्रग्स हैं उनको, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो ड्रग्स हैं हमारे बी फॉर्म वाले बच्चों का, तो उसमें सिंथेसिस सार इत्यादि पढ़ना है, वो हम अलग से आपको देंगे। और जो हमारे डिप्लोमा लेवल के बच्चे हैं जिनको केवल उस ड्रग का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और यूजेज और स्टोरेज और ये सब देखना है, तो उनके हिसाब से हम अलग आपके लिए लेकर के आएंगे। और कुछ डाल भी चुके हैं, कुछ ड्रग्स बची हैं जो हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।